गुड इवनिंग दोस्तों, मैं रजनीकांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जी रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम लोग भारतीय इतिहास प्रारंभ कर चुके हैं और भारतीय इतिहास का 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। अब तक हम लोग भारतीय इतिहास में दोस्तों इतिहास की परिभाषा हम पहले ही लेक्चर में बढ़िया से पढ़ा दिए थे। साथ ही इतिहास को 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। भारतीय इतिहास को प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अब प्राचीन भारत के इतिहास से अभी हम लोग प्रारंभ किए हुए हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को पुनः 3 भागों में बांटा जाता है: प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास के उस कालखंड को कहते हैं जिस काल के केवल पुरातात्विक साक्ष्य हैं, कोई भी लिखित या साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, तो उसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आधे ऐतिहासिक काल इतिहास के उस कालखंड को कहते हैं जिस कालखंड के पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी या लिखित साक्ष्य भी हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए आधे ऐतिहासिक काल को जो है इसलिए इसको आधे ऐतिहासिक काल कहा गया है। आधे ऐतिहासिक काल की जो लिपियां मिली है उसे पढ़ा नहीं जा सका। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियां जो थी भाव चित्रात्मक थी, यानी कि पिक्टोग्राफिकल थी, उसे पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता एक आधे ऐतिहासिक सभ्यता है। साथ ही एक ऐतिहासिक सभ्यता उस कालखंड को कहा गया है जिस कालखंड में हमें पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं और यहां से प्राप्त जो साहित्यिक साक्ष्य हैं उसे पढ़ा भी गया है। तो इस प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटकर देखा जाता है: प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की जो काल अवधि के बारे में हम बताए थे दोस्तों, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल की काल अवधि, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक, और नव पाषाण काल की अवधि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। उसमें से बताए थे कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल के मानवों द्वारा कर लिया गया था। केवल आविष्कार किया गया था दोस्तों, उसका नियमित उपयोग कैसा किया जाए इसके बारे में पूरा पाषाण काल के मानवों ने नहीं सीखा था। आग का नियमित आविष्कार मध्य पाषाण काल के मानवों ने सीखा था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आग का आविष्कार किन कालखंड के मानव द्वारा किया गया था, तो वो होगा पूरा पाषाण काल के मानव द्वारा आग का आविष्कार किया गया था। लेकिन आग का नियमित प्रयोग किस काल के मानव द्वारा सीखा गया था, तो वो था मध्य पाषाण काल के मानव। अब नव पाषाण काल की अगर उपलब्धियां देखी जाए तो इस काल के मानव द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया, तांबे का आविष्कार किया गया। इस कारण नव पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल भी कही जाती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तीनों कालखंड में अगर तुलना किया जाए तो पूरा पाषाण काल के मानव की जो जिंदगी जो थी वो आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे। आखेटक और खाद्य संग्राहक अगर इसका तुलना, और साथ ही इसका जीवन जो था, पूरा पाषाण काल के मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक तो होते ही थे, साथ ही इसका जीवन जो था वो घुमंतु होते थे। मतलब एक जगह स्थिर होकर कभी नहीं रहते थे। उनकी स्थिति जो विचरणशील अवस्था में रहती थी, विभिन्न जगहों पर वह आखेटक करते थे, यानी कि शिकार करते थे, और खाद्य अपने भोजन की तलाश में हमेशा रहते थे। मध्य पाषाण काल आते आते वही मानव जो है आखेटक और पशुपालक बन गए थे, अर्थात कुछ उसकी जीवन जो है में अस्थायीपन आ चुका था, थोड़ा सा परिवार हो गया था, कबीले के स्वरूप में वो रहने लगे थे। लेकिन अभी भी इनकी स्थिति विचरणशील अवस्था जो थी, यानी कि घुमंतु जीवन पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था, यानी कि संक्रमण की अवस्था में था, बीच बीच की अवस्था जिसको कहते हैं। नव पाषाण काल आते आते मानव जो है खाद्य उत्पादक बन जाता है। तो यही इसमें तुलना, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। पूरा पाषाण काल के मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक होते हैं,
मध्य पाषाण काल के मानव आखेटक एवं पशुपालक बन जाते हैं, और नव पाषाण काल आते आते वही मानव जो है खाद्य उत्पादक बन जाते हैं और अस्थायी रूप से रहने लगते हैं। और यही से इसी के बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो है शुरुआत होती है, यानी कि ये प्राग ऐतिहासिक काल की ही घटनाएं के अंतर्गत ही सिंधु घाटी सभ्यता की घटनाएं घटित हुई है। उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में आए। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल जो माना गया है दोस्तों, सभी इतिहासकारों द्वारा, विभिन्न इतिहासकारों द्वारा जो है भिन्न भिन्न माना गया है, लेकिन सभी इतिहासकारों द्वारा मिलकर 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है। और लगभग एनसीईआरटी के द्वारा भी यही बोला गया है। अभी रिसेंटली एनसीईआरटी में 2300 से जो गूगल में किया हूं, गूगल करके मैंने देखा है आज ही, उसमें देखा था कि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन जो किया गया था, वो पहला उत्खनन रावी नदी के तट पर किया गया था, और उस स्थल का नाम हड़प्पा रखा गया, क्योंकि वो पहला स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई किया गया पहला स्थल था, तो खुदाई से प्राप्त यह स्थल है, तो इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। साथ ही इसके और भी नाम है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये लोग कांसे का जो पीतल का आविष्कार तो हो ही चुका था, पीतल और टीन से मिले वस्तु को कांसा कहते हैं। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ताम्र पाषाण कालीन जो है, नव पाषाण काल को ताम्र पाषाण काल तो कहा ही गया है। तो ये सब नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़े थे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल जो है कुल मिलाकर जो है वो है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, दाहिने तट पर, सिंधु नदी के दाहिने तट पर है, बायां तट नहीं। कभी भूल के भी नहीं मारिएगा दोस्तों, याद रखने के लिए हम बताए तो दाड़ो याद रखिएगा। मोहनजोदाड़ो और चनुदाड़ो। मोहनजोदाड़ो ऋतिक रोशन की एक मूवी भी आई थी, अच्छी मूवी है, उसको हो सके तो देख सकते हैं आप लोग, काफी इंस्पायर करने वाली मूवी है, आप देखिए जरूर कुछ सीख मिलेगी उससे। तो मोहनजोदाड़ो और चनुदाड़ो से दोनों सिंधु नदी के तट पर है, एक दाहिने तट पर है, मोहनजोदाड़ो दाहिने तट पर है सिंधु नदी के, और बाएं तट पर चनुदाड़ो है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता को भी हम काफी बारीकी से पढ़ाए। लोथल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल की सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों की यह विशेषता पाई गई थी कि घरों के जो दरवाजे, मुख्य दरवाजे और खिड़कियां जो है वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर पतली सड़क की ओर खुलती थी। केवल लोथल ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पाया गया है जहां के घरों के मुख्य दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। गुजरात में दोस्तों जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं, और गुजरात में ही एक और स्थल है जिसका नाम है धोलावीरा। इसकी विशेषता थी यहाँ की नाली की व्यवस्था जो थी बहुत ही अद्भुत थी, और ये नाली लकड़ी के बने होते थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो जो है आपका सिंधु नदी के किनारे, इस प्रकार से कई सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे है। सबसे पूर्वी सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल की बात करें तो वो आलमगीरपुर है, जो यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला में हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है। पश्चिमी स्थल की बात करें तो है ये सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी के तट पर है। अगर सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य के अखनूर जिला में चेनाब नदी के तट पर स्थित है, जिसका नाम है मांदा। और दक्षिणी स्थल की बात करें तो इसका नाम है देमाबाद, जो प्रवरा नदी के किनारे है, तथा यह प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। तो इस प्रकार इसके चौहद्दी हो गए, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम इसकी
लंबाई जो है वो 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर बताई गई है। तो ये था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग स्वास्तिक चिन्ह जो है सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। पशुपति देवता जो है वो जो आज के शिव के रूप में हम लोग जानते हैं वो वहां इसका जिक्र मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। प्रिय पशु कुबड़ वाला साण था, पासे खेलना आप साण बैलों को लौटाना, ये सब यहाँ के लोगों के मनोरंजन के साधक थे और इस प्रकार से ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है इसका कार्यकाल। इसके बाद लगभग 200 साल तक किसी प्रकार की भी सभ्यता यहाँ देखने को भारत में नहीं मिलती है। 1700 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक किसी भी प्रकार की सभ्यता का जिक्र नहीं किया गया है। उसके बाद वैदिक सभ्यता आता है। वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल माना गया है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो आज हम लोग जिस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत अच्छे से हम समाप्त कर चुके हैं और उसके बाद जो आज जो लेक्चर होगा वो वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बिना कोई समय नष्ट किए शुरुआत करते हैं। ये है वैदिक सभ्यता दोस्तों, वैदिक सिविलाइजेशन। मैं फिर से आप लोगों को एक बार अपने चैनल आस्था जीएस शिक्षण सेंटर में स्वागत करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता दोस्तों, वैदिक सभ्यता को जो है दो कालखंडों में बांटा गया है। मुख्यतः दो कालखंडों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक काल जिसको ऋग वैदिक काल भी बोला जाता है, जिसका कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। और दूसरा इसका जो कालखंड जो है ये उत्तर वैदिक काल इसको कहा जाता है और उसका समय जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक माना गया है। वैदिक शब्द दोस्तों वेद से बना है। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। और वेदों के निर्माता ने वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ दोस्तों किस आधार पर? तो भाषाई आधार पर, जाति आधार पर न होकर वो भाषाई आधार पर किया। और ये सारी बातें जो हम बता रहे हैं दोस्तों ये खूबियां जो थी ये गुण ऋग वैदिक सभ्यता यानी कि पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल की है, ऋग्वेद की है। तो वेदों की संख्या 4 बताई गई है। कुल मिला के वेदों की संख्या 4 बताई गई है। तो वेदों के निर्माता थे आर्य। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। किस आधार पर? तो भाषाई आधार पर। पूर्व वैदिक काल ही यानी कि पूर्व वैदिक काल के 2 मृदभांड भी मिले हैं जिसको गैरिक मृदभांड बोलते हैं। और ये मृदभांड से संबंधित सभ्यताएं भी रही है जिसके बारे में बाद में यानी कि वैदिक सभ्यता के बाद में एक इसका क्लास में बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको मतलब ये मृदभांड सभ्यता के बारे में आपको अच्छी से जानकारी हो जाएगी। उत्तर वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक काल की जो एक मृदभांड है जिसको चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है। आर्यों का मूल निवास जो के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों, आर्यों की मूल निवास जो है वो मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को माना है। मैक्स मूलर महोदय द्वारा मध्य एशिया को माना गया है जो लगभग सही है। सबसे ज्यादा वैल्यू मैक्स मूलर द्वारा माने गए जो मध्य एशिया से ही आर्य आए थे और यहाँ संभवतः वो लोग आए पहले यहाँ फूल फल रही सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश किया और अपनी सभ्यता वैदिक सभ्यता का स्थापना किया। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा आल्प्स पर्वत यूरेशिया के आसपास, ये मध्य एशिया और यूरेशिया के आसपास के क्षेत्रफल से आर्य आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक प्रदेश यानी कि उत्तरी ध्रुव को माना है। तो ये उतना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है कि उत्तरी ध्रुव देखा जाए तो उत्तरी ध्रुव पर बर्फ से जमा रहता है। अभी भी वहां कोई लोग नहीं रहते हैं। बहुत मतलब इसका हजारों साल 10,000 साल 20,000 साल का इतिहास रहा है कि उत्तरी ध्रुव पर इतने ठंड होते हैं कि वहां मानव रहने योग्य क्षेत्र नहीं है। तो इसलिए ये उतना व्यवहारिक नहीं प्रतीत होता है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक ने
आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश यानी कि उत्तरी ध्रुव को माना है। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत क्षेत्र को माना है। तो यहाँ ये भी कुछ मायने रखता है। तो ये एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। जानकारी के स्रोत जो है, आर्यों के संदर्भ में जानकारी के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों स्रोत मौजूद हैं। वैदिक सभ्यता को जानने के लिए दोस्तों हमारे पास जो है पुरातात्विक स्रोत भी हैं। स्रोत जो दो ही प्रकार के होते हैं इतिहास को जानने के, पुरातात्विक स्रोत यानी कि खुदाई के दौरान जो मानव द्वारा मानव के जो अस्थि पंजर मिले हैं वो, और आसपास में उस मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जो वस्तुएं मिली है, बर्तन मिली है, और भी फल मिले हैं, बैल के अस्थि पंजर मिले हैं, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो इस सब का आयु निर्धारण के बाद जो उसके आधार पर जो इतिहास की जो अंकन किया गया है, इतिहास को सजाया गया है, तो उसको हम लोग पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। और उसके बाद जो किताब में लिखी हुई जो इतिहास हमको मिली है उसको हम लोग साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में जो है एक बोगाज कोई का, मध्य एशिया का ही है, ये मध्य एशिया का एक बोगाज कोई का अभिलेख है। बोगाज कोई का अभिलेख जो 1400 ईसा पूर्व पुराना है, 1400 ईसा पूर्व पुराना है। उसमें बोगाज कोई का अभिलेख को मितन्नी अभिलेख भी कहते हैं, मितन्नी अभिलेख भी कहते हैं। यह अभिलेख 1400 बीसी का लेख है, जिसमें हिती राजा सुब्बी लिमा, जिसमें हिती राजा सुब्बी लिमा और मितन्नी राजा मतीउ अजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख किया गया है। ये लोग साक्ष्य के रूप में थे, जो दोनों राजा के बीच जो माने हिती राजा सुब्बी लिमा और मितन्वी राजा मतीवा अजा के मध्य हुई एक संधि के साक्ष्य के रूप में इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य देवता का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त इन देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, ऋग्वेद में भी इन देवताओं का उल्लेख मिलता है। और मध्य एशिया का ये जो है अभिलेख है, बोगाज कोई का अभिलेख, इसको मितन्नी अभिलेख भी कहते हैं। वहां हिती राजा सुबिलिमा और मितन्नी राजा मतीउ अजा के मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में ये चारों देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख है। साहित्यिक स्रोत में दोस्तों कस्साइट का अभिलेख है। इसको कस्सी का अभिलेख भी कहते हैं, कस्साइट का अभिलेख को कस्सी का अभिलेख कहते हैं, जो 1600 ईसा पूर्व का अभिलेख है, 1600 ईसा पूर्व का अभिलेख है। जिसमें यह सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है इस अभिलेख में कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्य जो है मध्य एशिया से भारत आए थे, अर्थात ये आर्य जो है मूलतः देखा जाए तो विदेशी थे, ये देशी नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूर्णतः देशी थे। वेदों की संख्या 4 है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार है। ऋग्वेद, यह सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों। ऋग्वेद जो है वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। भारत आगमन के क्रम में आर्य मध्य एशिया और ईरान से पहुंचे थे। भारत आगमन के क्रम में दोस्तों आर्य जो आए थे वो किस रास्ते से आए थे? मध्य एशिया और ईरान से पहुंचे थे। मध्य एशिया से भी आए थे और ईरान से भी आए थे। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ये मुख्य पॉइंट है दोस्तों, जिसको हम पॉइंट वाइज कर दिए। ये डॉट 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 है, मुख्य पॉइंट है, जिससे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, नहीं जाएंगे, पूछे जाएंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल अथवा भाग हैं, 10 मंडल हैं, जिसमें से 2 से 7 तक प्राचीनतम मंडल है। 2 से 7 तक सबसे पुराना मंडल है। प्रथम और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए हैं, बाद में, यानी कि ऋग्वेद के बाद जोड़ा गया है। ऋग्वेद में मंत्रों के पाठ करने वाले को पुरोहित अथवा होत्री कहा जाता था। पुरोहित अथवा होत्री कहा जाता था, अथवा भूल गए हैं दोस्तों। ऋग्वेद में मंत्रों का जो पाठ करते थे, इनके पंडित जी जो होते थे, उसको होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद में वेदों का उल्लेख 36 बार किया गया है। ऋग्वेद में दोस्तों वेद का उल्लेख जो है 36 बार किया गया है। वैदिक संहिता है, वेद एक संहिता है, जिसमें 10 मंडल तथा 10 तो 28 सूक्त, यानी कि इसी को मंत्र बोलते हैं। 10 तो 28 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 3 पाठ भी हैं। ऋग्वेद के 3 पाठ हैं। एक पहला है दोस्तों साकल, जिसमें 1017 मंत्र हैं। दूसरा है बालखिल्य,
बालखिल जिसमें 11 मंत्र हैं, और तीसरा है वास्कल जिसमें 56 मंत्र हैं। इसमें 56 मंत्र हैं। तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा। इस वेद की संकलनकर्ता यानी कि ऋग्वेद की संकलनकर्ता कौन थे? कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास थे। कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास थे। ऋग्वेद की संकलन किसने किया था दोस्तों? यानी कि उसको जो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास। तृतीय मंडल जो है वो गायत्री मंत्र है। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र है, जिसके रचयिता जो है विश्वामित्र को माना जाता है। गायत्री मंत्र के जो रचयिता जो है दोस्तों वो विश्वामित्र को माना गया है। 7वां मंडल में दशारण्य युद्ध का उल्लेख है। पुरुषनी या रावी नदी के तट पर लगाया गया था, जिसमें 10 जनों के राजा एक साथ थे और सुदास एक साथ थे, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। 10 जनों का जो है गुरु जो रहे थे वो कोई और थे, लेकिन ये सुदास के जो गुरु थे वो विश्वामित्र थे। तो इस प्रकार से देखा जाता है। इसमें कुछ आगे भी देख लीजिएगा बुक से। 9वां मंडल जो है नौवां मंडल में सोम देवता का वर्णन है, और 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। यानी कि ऋग्वेद जो है दोस्तों, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। लेकिन यह वर्ण व्यवस्था दोस्तों जाति आधारित नहीं था, कर्म आधारित था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में इस बात का वर्णन किया गया है कि एक ही पिता के कई पुत्र, कोई कुम्हार हैं, कोई सोनार हैं, कोई लोहार हैं, तो इस प्रकार का काम करते थे। कि जाति व्यवस्था जो थी वो वर्ण व्यवस्था, यानी कि वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म आधारित ना होकर कर्म के आधार पर था। यानी कि हम पूजा कर रहे हैं तो हम ब्राह्मण हो गए, और मेरा भाई अगर लड़ाकू है तो वो क्षत्रिय हो गया, कोई व्यापार कर रहा है तो वैश्य हो गया, और कोई शूद्र का काम कर रहा है तो वो शूद्र हो गया। इस प्रकार ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का जो है उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था। और ये संभवतः जो है उत्तर वैदिक काल में भी ऐसा हो सकता है कि इसको जोड़ा गया होगा, लेकिन अभी वर्तमान में इसको ऋग्वेद के अंदर ही रखा गया है। सबसे बाद में जोड़ा गया था प्रथम और 10वें मंडल को, और इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। बाद में उत्तर वैदिक काल जब आती है दोस्तों, तो वही वर्ण व्यवस्था जो पूर्व वैदिक काल में अथवा ऋग वैदिक काल में जो कर्म के आधार पर था, यानी कि कार्य के आधार पर वर्ण व्यवस्था था, उत्तर वैदिक काल आते आते वही जन्म आधारित हो जाती है, और हमारे भारत में भयंकर रूप, जातीयता का रूप धारण कर लेता है। तो वर्ण व्यवस्था जो है ऋग्वेद की डिमेरिट कह सकते हैं, बहुत बड़ा डिमेरिट था। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, आप देखते हैं। सामवेद का तात्पर्य है गान से है। गण नहीं होगा दोस्तों, ये गान होगा। गाना गाने बजाने से है। सामवेद का तात्पर्य उसी से, संगीत से है। संगीत से, भारतीय संगीत का जो है दाता जो है सामवेद को ही माना जाता है। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वर जो होते हैं संगीत के, 7 स्वर, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा आ जाता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी। ये सामवेद का देन है। इसलिए भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद में मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। सामवेद में जो मंत्र होते हैं दोस्तों वो सूर्य देवता को समर्पित है। सामवेद में दोस्तों जो मंत्र होते हैं वो किसको समर्पित हैं? सूर्य देवता को समर्पित हैं। आयुर्वेद दोस्तों, आयुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण आयुर्वेद और शुक्ल आयुर्वेद। आयुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों, कृष्ण आयुर्वेद और दूसरा है शुक्ल आयुर्वेद। कृष्ण आयुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। कृष्ण आयुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। कथक, केपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय संहिता, ये सब कृष्ण आयुर्वेद की शाखाएं हैं। शुक्ल आयुर्वेद शुक्ल आयुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, और शुक्ल आयुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा गया है। अथर्ववेद जो है,
अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी माना गया है दोस्तों। अथर्ववेद जो है सबसे बाद का वेद है, और सबसे पहला वेद जो है ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद बहुत अच्छा है दोस्तों, इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, लेकिन वह वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं था। वो वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल आते आते कैसे जन्म आधारित हो गया, यानी कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल आते आते किस प्रकार जन्म आधारित हो गया, इसका आकलन आप खुद करेंगे और मैं बताऊंगा भी। तो आइए देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है आगे। अथर्ववेद में जादू टोना भूत प्रेत औषधियों के संबंधित मंत्रों का वर्णन है। अथर्ववेद में इन सब चीजों का वर्णन है, कि जादू टोना का वर्णन है। अब वेद, उससे संबंधित ब्राह्मण यानी कि ग्रंथ, सूक्त यानी कि मंत्र जो है, उपनिषद, वेद से संबंधित उपनिषद, आरण्यक, आरण्यक मतलब ये जो है जंगल में रह के लिखा गया था। अद्वैता मतलब गाने वाला होता है, यानी कि इस वेद को गाने वाला जो है कौन कौन थे, वो है संबंधित उपवेद, उसके प्रवर्तक, उपवेद उसके प्रवर्तक। पहला है दोस्तों ऋग्वेद, इसके ब्राह्मण जो थे वो कौशिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण है। इसके जो उपग्रंथ के रूप में भी कर सकते हैं इसको। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं कौशिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण, इसमें सूक्त यानी कि मंत्रों की संख्या कितनी है, 1028। उपनिषद इसके कौशिकी और ऐत्रेय ही है, इसके उपनिषद जो है वो कौशिकी और ऐत्रेय ही है। आरण्यक जिसको ऐत्रेय और कौशिकी है, और इसके गाने वाला यानी कि ऋग्वेद को गाने वाला को होत्री कहते थे। उपवेद अगर देखा जाए तो ऋग्वेद का उपवेद जो है अजुर्वेद है, अजुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना गया है। इसके प्रवर्तक प्रजापति थे, इसके प्रवर्तक यानी कि ऋग्वेद के प्रवर्तक उपवेद, ऋग्वेद के उपवेद जो थे अजुर्वेद, उसके प्रवर्तक कौन थे, प्रजापति थे। दूसरा है अजुर्वेद, इसके ब्राह्मण जो है तैत्तिरीय ब्राह्मण है और शतपथ ब्राह्मण है। तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण है, इसमें मंत्र नहीं है। इसके उपनिषद जो है तैत्तिरीय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदन्यक, मैत्राणी। इसके आरण्यक देखा जाए तो इसमें तैत्तिरीय है और बृहदान्यक और शतपथ, ये इसके आरण्यक हैं। और इसके गाने वाला को यानी कि अजुर्वेद के गाने वाला को अधर्व्यू कहा जाता है, अधर्व्यू। इसके उपवेद देखा जाए दोस्तों तो इसके उपवेद को धनुर्वेद कहा जाता है। और इसके प्रवर्तक जो थे विश्वामित्र थे, यानी कि अजुर्वेद के जो उपवेद हैं धनुर्वेद, उसके प्रवर्तक विश्वामित्र थे। तीसरा है दोस्तों सामवेद। सामवेद जो है इसको पंचवीस, या इसके ब्राह्मण जो है पंचवीस है, या तांडव ब्राह्मण। इसमें मंत्रों की संख्या जो है 1875 मंत्र हैं। इसके उपनिषद है केन है, छांदोग्य है। इसके जो आरण्यक रहे हैं वो जैमिनी है और छांदोग्य। इसके गाने वाला जो है यानी कि सामवेद को गाने वाला उद्गाता कहलाते थे। और इसके उपवेद गंधर्व वेद हैं। इसके उपवेद यानी कि सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। और इसके प्रवर्तक कौन थे, उपवेद के गंधर्व वेद के प्रवर्तक नारद थे, नारद मुनि। चौथा वेद अथर्ववेद है, जिसको ब्राह्मण वेद भी कहा जाता है, ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इसके ब्राह्मण गोपथ थे। इसमें मंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या सबसे अधिक है, लगभग 6000 मंत्र हैं। इसके उपनिषद जो है मांडुक्य है, प्रश्न है और मुंडक है। इसमें आरण्यक नहीं है दोस्तों। इसके गाने वाले जो हैं, गाने वाला ब्रह्मवात है। इसके उपवेद जो है शिल्पवेद है, जिसके प्रवर्तक कौन थे, विश्वकर्मा थे। महाभारत और पुराणों को, दोस्तों वर्तमान में महाभारत और पुराणों को सम्मिलित रूप से पंचम वेद या सूक्ष्म वेद कहा जाता है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा गया। भरत मुनि द्वारा जो है रचित नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा गया है। तो दोस्तों महाभारत और पुराणों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, पंचम वेद कहते हैं।
तो ये आप मृदभान संस्कृति के बारे में अगर देखते हैं तो गैरिक मृदभान संस्कृति, ओकर ओकर कलर्ड पोट्री कल्चर, ये मृदभान संस्कृति भी रही है। इसके बारे में हम बता देंगे। काले लाल मृदभान की संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभान की संस्कृति, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, और उत्तरी काले चमकदार मृदभांडों की संस्कृति, उत्तरी कृष्ण मर्जित मृदभान या उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड की संस्कृति। ये मृदभांडों की एक संस्कृति रही है। लगभग ये लेक्चर होगा 15 या 20 मिनट का। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, जिसमें हमने वैदिक सभ्यता के बारे में मोटे तौर पर बताया है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, जिसका कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल जिसका कार्यकाल 1000 बीसी से लेकर बीसी यानी कि ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बारी बारी से पढ़ेंगे दोनों को। कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़िए, मेमोराइज करते जाइए। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, जिसमें वैदिक सभ्यता के बारे में मोटे तौर पर हम लोग पढ़े थे। इसका वीडियो अभी हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, और कल इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, ताकि हमारा इनोवेटिव जो है आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का फ्री जीएस का क्लास जो हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा अभावित बच्चों तक, साथ ही साथ समाज के सभी बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके, यही मैं मनोकामना करता हूं, यही मेरी भोले बाबा से प्रार्थना है। अब मैं क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।